So good morning to all. लास्ट एक्सरसाइज 3.6 में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7 तक रिड्यूसिबल इक्वेशंस को कवर किया था। आज जो हमें करना है वो क्वेश्चन नंबर 8 और इससे रिलेटेड रिड्यूसिबल इक्वेशन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अभी ये रिड्यूसिबल में आप 8 सम जो देख रहे हैं 1/3x + y प्लस 1/3x - y इक्वल टू 3/4 है। एंड द अदर इक्वेशन इज 1/2 and then 3x + y plus 1/2 3x - y इक्वल टू -1/8 है। जैसा हमारे पहले इक्वेशंस और क्वेश्चंस में डिस्कशन हुआ है कि हमें किसी ना किसी चीज को एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आप हमें क्या एज्यूम करना चाहिए यहाँ पे, इस पूरे को हम एज्यूम करेंगे। हाँ, क्योंकि 1/3x + y नीचे भी है तो हमें 1/3x + y को u एज्यूम करिए। हाँ, सेकंड इक्वेशन में इधर माइनस है तो इसे माइनस कर दीजिए। तो सबसे पहले एज्यूम किया जो आपने लेट 1/3x + y इज u एज्यूम किया, और दूसरा आप एज्यूम करेंगे 1/3x - y एज ए v। ठीक है, अब ये 1/3x + y क्या हो जाएगा, ये आप इसको आप अगर आप इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन हम इसका फॉर्मेशन करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाती है u + v = 3/4। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी u + v = 3/4। तो इसको सबसे पहले प्रॉपर इक्वेशन इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो ये कैसे हो जाएगा, आप इसको यहाँ पे 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अभी आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इधर 4 से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो दैट बिकम्स 4u + v = 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 4u + 4v = 3। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी है। ये अभी तक जितनी भी मैंने यू वी के फॉर्म में इस प्रॉब्लम में सॉल्व किया, वहाँ पे ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अभी मुझे इसको सेकंड इक्वेशन के लिए ट्राई करना है। तो सेकंड इक्वेशन में 1/3x + y u है, तो अपन क्या लिखेंगे उधर पे u/2। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या हो जाएगा, दैट बिकम्स u/2 माइनस 1/3x - y v है, और उसके नीचे में 2 है, v/2 इक्वल टू -1/8 इक्वल टू -1/8। एकदम इजी है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या लेना है, एलसीएम लीजिए। नीचे में 2 का एलसीएम ले लीजिए। ये भी 2 है, इधर भी 2 है, तो एलसीएम ऑब्वियसली 2 आ रहा है डिनोमिनेटर में। तो आप एज ए 2 एलसीएम ले लेंगे तो ये अभी हो जाएगी इक्वेशन /2। ऊपर में u - v = क्या रहेगा, -1/8 -1/8। अब एक काम करेंगे, इस 2 को आप इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले कर लीजिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी ये हमारा इक्वेशन हो जाती है u - v = -2/8 ठीक है। अभी इसको आप ये -2/8 है, इसे आप रिड्यूस कर लीजिए, इसे हम एक रिड्यूस फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर मैं इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखता हूँ तो ये मेरे लिए हो जाता है -1/4। ठीक है। हम्म, हाँ बोलिए।
तो हमने यहाँ पे 8 को अभी क्रॉस नहीं किया है ना, हमने सिर्फ क्रॉस किसको किया है, 2 को क्रॉस किया है, 8 को क्रॉस नहीं किया। पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया मैंने -2/8 को। अब इधर भी मैं 8 से भी इसको क्रॉस कर लूंगा अगर बच्चे u - v के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना अपन पहले रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करने के बाद अब हमारे लिए इक्वेशन इजी फॉर्म में चाहिए, हमें जितना हो सके हमें इजी फॉर्म में इक्वेशन बनाने की प्रैक्टिस करो। इसीलिए मैंने इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और फिर पहले रिड्यूस हो गया वो फ्रैक्शन। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो 4 से। सो नाउ यू क्रॉस मल्टीप्लाई विथ 4, तो इधर हो जाएगा ये 4 के साथ, इधर अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से ये, तो 4u - v इक्वल टू -1। तो अभी मेरे पास इक्वेशन हो जाती है 4u - 4v इक्वल टू -1। ये मेरी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अभी फर्स्ट इक्वेशन जो थी उसे लिख लीजिए और सेकंड इक्वेशन को लिख लीजिए। देखिए बहुत इजी हो गया ना। अभी 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता, फिर हमें उसको आगे जाके फर्दर किसी कॉमन नंबर से डिवाइड करना पड़ता। तो इतना कॉमन नंबर से डिवाइड करें और इतना अपना 1-2 स्टेप्स और हम आगे बढ़ाए, इससे अच्छा हम पहले ही उसको फर्दर फ्रैक्शन को रिड्यूस कर लेते हैं। अब हम 2 इक्वेशन अपनी लिख लेंगे, 4u + 4v इक्वल टू 3, 4u + 4v इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन है मेरी 4u - 4v इक्वल टू -1। अब आप यहाँ पे देख रहे हो इक्वेशन में v के जो कोफिशिएंट्स है वो ऑलरेडी सेम है, एक प्लस माइनस के फॉर्म में भी है, तो वो तो अभी आपका डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना। हमें कोफिशिएंट्स इक्वल करने होते हैं, यहाँ पे u के भी कोफिशिएंट्स इक्वल है, v के भी कोफिशिएंट्स इक्वल है। तो ये दोनों जो हमारी यहाँ पे इक्वेशन आपको दिख रही है, दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे बच्चे, ऐड कर लेंगे। वी ऐड दिस 2 इक्वेशंस। सो अभी आप ऐड कर लोगे तो ये आपका हो जाता है, ये +4v - 4v आपका कैंसिल हो गया। सो you get 4u + 4u is 8u and 3 - 1 is equal to 2। तो u की वैल्यू मुझे फाइनली मिलती है 2/8। ये 2/8 की वैल्यू, हाँ ये हो जाती है 1/4। हाँ, u मुझे 1/4 मिल गया। अब इसी u को मैं अगर सब्सटीट्यूट कर दूंगा अपनी फर्स्ट इक्वेशन में तो मुझे v भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन थी मेरी, इस फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं 4u + 4v इक्वल टू 3 लिखा हमने। अभी हम यहाँ पे 4u की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, दैट इज 1/4 प्लस कितना था 3v नहीं 4v, सॉरी 4v इक्वल टू 3। ठीक है ना। यहाँ से आप देख रहे हैं बच्चे, ये आपका ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, दोनों 4 कैंसिल हो गया। तो अभी मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास बच रहा है 1 + 4v इक्वल टू 3। हाँ, तो आप इसको क्या करेंगे, 4v इक्वल टू 1 को आप इधर शिफ्ट कर जाओ, तो ये हो जाएगा 3 - 1। हाँ, एंड 4v इक्वल टू 3 - 1 इज 2। अभी v की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, v की वैल्यू मेरी 2/4 होगी। तो इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूँ तो v की वैल्यू 1/2 आ गई। अभी v भी मेरे को मिल गया है, u भी मिल गया है अपने को। अब जो एज्यूम किया था उसी हिसाब से हम वैल्यू डालेंगे और उसको आगे करेंगे। हाँ ठीक है ना। तो अभी जैसे आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था क्लास में कि u और v हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, हमारा फाइनल डेस्टिनेशन या फाइनल ये हमें एक्स वाई फाइंड करना है। तो अभी u क्या था मेरे लिए, u मैंने क्या एज्यूम किया था, मैंने u एज्यूम किया था 1/3x + y। तो आप बताइए u की वैल्यू क्या हमने निकाली, फटाफट u की वैल्यू बताइए। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/3x + y। इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 3x + y इज इक्वल टू 4। ये हमारी एक मेन इक्वेशन एक्स वाई के लिए निकल गई। ठीक है ना। इसको चाहे तुम थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमने आगे में फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का नाम दिया था, इसको आप थर्ड इक्वेशन दे दीजिए नाम, नो प्रॉब्लम।
उसी तरीके से u के बाद हमारे को v मिलता है, v इज इक्वल टू, मुझे क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/3x माइनस वाई। v क्या था मेरा एक्चुअली, v हमने एज्यूम किया, हमने फाइंड आउट क्या किया था बेटा, v 1/2। ओके 1/2, ठीक है 1/2 है, करेक्ट। अब इसको भी ऐसे ही क्रॉस कर लेंगे जैसे अभी बताया आपको, इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर, हाँ तो ये आपके लिए हो जाता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये मेरे को कौन सी इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको मैंने फोर्थ इक्वेशन दे दिया। अभी जो दोनों इक्वेशन मिली है आपको, थर्ड और फोर्थ, उसे आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, यूज कर लीजिए। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, सो व्हाट वी गेट फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन मेरी क्या थी, थर्ड इक्वेशन मेरी थी 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, बहुत ही ईजी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस वाई और माइनस वाई का फॉर्म मिल चुका है ना। यहाँ पे कोफिशिएंट्स ऑलरेडी इसके इक्वल है y के, तो इसे आप यहाँ पे रिड्यूस कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कैंसलेशन हो गया। तो इट बिकम्स 3x प्लस 3x, आपको 6x मिलेगा, एंड 6x इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 6 हो गया। तो अभी x की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, 6/6 1। हाँ, x की वैल्यू 1 मिल गई। यही x की वैल्यू को अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में। तो इक्वेशन आप लिख दीजिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, और यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 3x की वैल्यू एज ए 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। सो y को अगर मैं लिखता हूँ तो 4, 3 1 जा 3, और 3 को राइट साइड में शिफ्ट करूँगा तो 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, y की वैल्यू 1 आएगी। तो फाइनली हमें x भी 1 मिल रहा है और y भी 1 मिल रहा है, इसलिए जो मेरा आंसर है यहाँ पे, x की भी वैल्यू 1 आ रही है एंड y की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, लास्ट में आप x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 लिखेंगे, आपका फिनिश हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आपने आंसर फाइंड आउट करना था। ये सारे रिड्यूसेबल प्रॉब्लम्स हमने एक एक सॉल्व किए हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस एकदम अच्छे से करना है। चलिए, अब इसी रिड्यूसेबल एक्सप्रेशंस के बेस पर ही जो क्वेश्चन नंबर 2 है पूरा एक्सरसाइज 3.6 के, वो वर्ड प्रॉब्लम्स है, और इन वर्ड प्रॉब्लम्स को अगर अपन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे आपके रिड्यूसेबल एक्सप्रेशंस ही फॉर्म करेंगे ये सब, और उन लिनियर इक्वेशंस को फिर हमें प्रॉपर्ली रिड्यूस करना होगा और फिर सॉल्व करना होगा। तो अभी हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ। सभी लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम वाला, उसको एक बार रीड जरूर करिए। सभी लोग अपना एक बार रीड करिए क्वेश्चन, इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा है, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट है, इसमें क्या लिखा है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of the current. ठीक है, वापस से एक बार क्वेश्चन ध्यान से सुने। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and the speed of the current. अब यहाँ पे ये सब आपके लिए नए टर्म्स आ रहे हैं भाई, डाउनस्ट्रीम क्या, अपस्ट्रीम क्या, डाउनस्ट्रीम क्या, अपस्ट्रीम क्या, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है भाई। बोट में बैठ के जा रहे हैं तो ये डाउनस्ट्रीम क्या होता है, ढलान होती है क्या डाउनस्ट्रीम माने। चलो, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम कोई ढलान नहीं होती है, पानी में भी देखो। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम को अगर तुम्हें समझना है तो समझ लो कि एक साइकिल पे अगर आप सवार है, एक बाईसाइकिल आप राइड कर रहे हैं। अब जब बाईसाइकिल राइड करते हैं तो कुछ फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है,
और कोई ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपकी स्पीड बढ़ भी जाती है। क्या क्या ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से स्पीड बढ़ जाती है, और ऐसा क्या फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है जब आप साइकिल चला रहे होते हैं? बहुत अच्छा। बच्चे सोच रहे हैं कि भाई ब्रेक और पैडल। बेटा ब्रेक और पैडल तो ठीक है, वो तो एक वो फैक्टर हमारे हाथ में है। ब्रेक हमने मारी तो साइकिल तुम्हारी रुक गई, ब्रेक नहीं मारोगे तो फास्ट चलेगी। चढ़ाई या ना चढ़ाई वो भी एक तरीके से रोड पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, एक चीज और होती है, विंड। विंड की डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन पे आप साइकिल चला रहे हो उसी डायरेक्शन में अगर आपके बैक साइड से अगर विंड आगे की तरफ फ्लो कर रही है तो आपकी जो साइकिल है वो एक स्मूथली चलेगी, बेटर वे में चलेगी। लेकिन अगर तेज हवा आपके सामने में अगर आ रही है, आप साइकिल चला रहे हो, तेज हवा अगर आपके सामने से सामने आपकी तरफ आ रही है तो ऑब्वियसली आपकी जो स्पीड होगी वो थोड़ी सी रिड्यूस होगी। ठीक है, साइकिल के केस में था ये। ऐसे ही बोट के केस में भी होता है। बोट के केस में हवा तो फैक्टर करती ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे ये बोल रहा है कि स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है ना? तो अगर बोट के केस में दो हो सकता है, हवा का भी केस हो सकता है और साथ में पानी का जो बहाव होता है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, यहाँ पे जैसे स्पीड ऑफ द करंट लिखा है, किसी केस में आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी हो सकता है। तो पानी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर हमारी बोट चल रही है तो बोट की स्पीड इंक्रीज होगी और उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। जब हमारी बोट की स्पीड इंक्रीज होती है उस फैक्टर की वजह से, चाहे वो फैक्टर हवा का हो चाहे वो फैक्टर स्ट्रीम की स्पीड का हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उस स्पीड को डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं। और वही अगर बोट की स्पीड अगर हमारी रिड्यूस हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ द विंड की स्पीड की वजह से या फिर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की वजह से, तो ऐसे उस समय जो हमारी बोट की स्पीड होती है उसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, तो यहां पे भी वैसे ही होगा। रोइंग मतलब क्या होता है बच्चे? रोइंग मतलब अपन बोट को रो करते हैं ना, आप वो एक रो आता है जिससे आप बोट को चलाते हैं। हाँ, तो दैट इज द रोइंग। तो रिटू कैन रो डाउन स्ट्रीम, मतलब जब रिटू अगर डाउन स्ट्रीम में अगर उसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम में, मतलब जब वो फ्लो के साथ, करंट के फ्लो के साथ जब उसकी बोट चल रही है तो ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और अप स्ट्रीम में स्पीड डिक्रीज होगी। ये दो चीजें पहले तो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब ये चीजें सब समझे उसके पहले आपको एक चीज और बता देते हैं। तो भाई व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम? ये हमने सबने डिस्कस किया था भाई, पहले भी किया हुआ है, अभी भी आप सबको पता है कि डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। और अगर मुझे इसी रिलेशन में से टाइम निकालना है तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे लिए? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्मूले की या इस रिलेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी हमें इस प्रॉब्लम में। तो कैसे पड़ेगी वो अभी आप समझेंगे। मैं क्वेश्चंस आपको एक एक स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पे एज्यूम करना है इस क्वेश्चन के अंदर में, सबसे पहले कुछ नहीं, आपको एक फाइंड द स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर। मतलब बोट की जब वो स्टिल वाटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिल वाटर? स्टिल वाटर का मतलब है कि भाई अगर पानी का बहाव नॉर्मल है, ठीक है ना, एक तरीके से जब स्टिल है मतलब रुका हुआ है, तो उस समय जो बोट की स्पीड होगी वो एक नॉर्मल स्पीड होगी। लेकिन जब पानी का बहाव अगर ज्यादा होगा, पानी का बहाव अगर बढ़ेगा, तो बोट की स्पीड भी अपने आप इंक्रीज हो जाएगी और उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड डाउनस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम स्पीड। पानी का बहाव जब उसके अगेंस्ट होगा, बोट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसके अगेंस्ट में अगर पानी का बहाव है, फ्लो उस अगेंस्ट में अगर फ्लो कर रहा है वाटर, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। और उस डिक्रीज स्पीड को हम क्या बोलते हैं वहां पे? अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड। इतनी चीजें आपको समझनी है। ठीक है,
तो यहाँ पे सबसे पहला आपको एज्यूम करना है, ये जो भी आपके ये बोट वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में मेरे यहाँ पे जो स्पीड है बोट की वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, ये x किलोमीटर पर है। और दूसरा हमें किसकी स्पीड लेनी है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको स्पीड ऑफ द करंट बोला है, ठीक है, किसी किसी केस में आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्पीड ऑफ द करंट है इसे आपने y ले लिया, जो इसके स्पीड को, बोट की स्पीड को आगे या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द करंट आपने y किलोमीटर पर आवर ले लिया। यहाँ पे बोट के अंदर में कोई भी बच्चा ये मत समझना है कि बिजली वाला करंट यहाँ पे चलेगा, है ना। बोट बोट को अगर मूव करना है तो यहाँ पे बिजली वाले करंट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे करंट माने क्या हो गया, एक तरीके से, हाँ, करंट आपकी विंड स्पीड को भी करंट बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चलते हैं आगे। तो अब यहाँ पे हमारी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि भाई ये अगर ये स्पीड अपस्ट्रीम में इसकी अगर हम स्पीड लिखेंगे, तो अगर आपको अपस्ट्रीम में इसकी स्पीड लिखनी है तो जो हमारी नॉर्मल बोट की स्पीड थी और बाद में जब करंट माने जो हवा का जो डायरेक्शन है अगर वो उसके अगेंस्ट है उस बोट के, तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले बोट की स्पीड कितनी थी, अगर नॉर्मली बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में वो x है और करंट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो वो इसको क्या कर देती है, अपस्ट्रीम में हम इसकी स्पीड को डिक्रीज कर हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द स्पीड इन अपस्ट्रीम दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और यही अगर हम डाउनस्ट्रीम में स्पीड लिखेंगे तो वहां पे वो फैक्टर उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देता है, चाहे वो करंट की स्पीड हो चाहे वो स्ट्रीम की स्पीड हो, और वहां पे हमारी स्पीड जो हो जाती है वो हो जाती है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये नॉर्मल है, अगर आपको कोई भी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीजें नॉर्मली लिखनी ही है, 1 मार्क यहाँ पे ही आपको मिल जाएगा। सबसे पहले क्या क्या लिखने को बोला कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, फिर चाहे करंट लिखा है तो करंट, स्ट्रीम लिखा है तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। उसके बाद अपस्ट्रीम है तो दैट इज द फिक्स x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर आपको लिखना ही है, क्योंकि वहां पे स्पीड डिक्रीज हो रही है। स्पीड इन डाउनस्ट्रीम दैट इज x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, वहां पे स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट लाइन को पढ़िए कि रीटू क्या कर रही थी, तो रीटू कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। अब रीटू ने डाउनस्ट्रीम में कितना ट्रैवलिंग किया है, मतलब जब डाउनस्ट्रीम में जा रही है, मतलब जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है तो उस समय उसने कितना ट्रैवल किया, उसने ट्रैवल किया है 20 किलोमीटर, यस, 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स किया है, ठीक है। तो अभी अभी जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने भी फॉर्मूला लिखवा दिया कि t इज इक्वल टू क्या लिखवा दिया मैंने, या आपको बता भी दिया कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो यहां पे भी आप जैसे देखोगे डाउनस्ट्रीम में, तो टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू, अगर यहां पे हम इक्वेशन बनाते हैं, टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, तो यहां पे क्या इक्वेशन बनेगी, टाइम कितना ले रहा है उसको डाउनस्ट्रीम में मूव करने के लिए, टाइम 2 घंटे मिल रहे हैं उसको, 2 घंटे ले रहा है, हाँ 2 घंटे। और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने डाउनस्ट्रीम में, 20 किलोमीटर किया है। तो 20 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, जैसे अभी आपको फॉर्मूला बताया, अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी थी बच्चे, देखो डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी थी, x प्लस वाई, तो बस हो गया इधर काम। तो 20 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2,
तो दिस इज द टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम। यहाँ से आपको ये फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही सिंपल से बन गई। ठीक है, अब एक काम करेंगे, ये 2 को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, ये 2 को इधर नीचे ले लो और ये x प्लस वाई को इधर ऊपर ले लो। तो अभी ये मेरी इक्वेशन हो जाती है 20/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई को मैंने क्रॉस कर लिया, तो नाउ इट बिकम्स देयरफॉर इट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा ना, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10। 20/2 क्या होगा, 10 होगा। मैं इतना बड़ा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता, फिर उसमें से 2 कॉमन निकालता, इससे अच्छा 2 को नीचे ले लिया, x प्लस वाई को ऊपर ले लिया, सो दैट बिकम्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई जो बहुत ही सिंपल से हो गई। दूसरी इक्वेशन की तरफ हम चले। हाँ, तो दूसरी इक्वेशन में क्या है कि टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम की जगह क्या लिखना है, उधर खाली टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम। तो अब आप इक्वेशन खुद बना सकते हैं, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम में क्या लिखेंगे। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज, हाँ, तो वहां पे कितना किलोमीटर उसने कवर किया है, 4 किलोमीटर कवर किया है, और वहां पे उसकी स्पीड कितनी थी बच्चे, x माइनस वाई, और कितना टाइम लिया उसने वहां पे, 2 आवर्स। हाँ, तो समझ गए। यहाँ से अभी आपकी ये इक्वेशन देखो, फिर ये क्या हो जाएगा, 4/x-y, x माइनस वाई नहीं लिखेंगे, 4/2, 2 नीचे आ गया, मैंने जैसे आपको बताया है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो और इसको 2 को नीचे ले लो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू x माइनस वाई। तो देयरफॉर आवर इक्वेशन बिकम x माइनस वाई इक्वल टू 4/2 का क्या हो जाएगा, 2। ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अभी दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं करना है। पहली इक्वेशन मेरी कितनी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन है मेरी x माइनस वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, अब बार बार आपको अब वही चीज़ हो गई भाई, कोफिशिएंट्स इक्वल है, एक एडिशन है एक सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 हो जाएगा 12, है ना, 10 प्लस 2 हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू मैं लिखूंगा 12/2, 6। तो x इज नथिंग बट 6, आई गॉट 6। x को अब सब्सटीट्यूट कर दो फटाफट, जितना फास्ट करे उतना अच्छा है। तो अभी देख लो भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, तो x को मैंने सब्सटीट्यूट किया, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, सो y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब x को क्या एज्यूम किया था, वही लिखना है आपको। x मेरे लिए क्या था, स्पीड ऑफ द, क्या था x, क्या एज्यूम किया था आपने, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। सो देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना, 4 नहीं है बच्चे, x देखो कितना था, 6 होगा। हाँ, बोट की स्पीड ज़्यादा होगी करंट से, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे 6 किलोमीटर पर आवर, यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे। एंड स्पीड ऑफ द, यहाँ पे हमने उसको करंट बोला था, तो स्पीड ऑफ द करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हो गया, और साथ में स्पीड ऑफ द करंट भी मिल गया। अभी इससे थोड़ा सा मॉडिफाइड क्वेश्चन एक है, एग्जाम्पल 19, जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एग्जाम्पल 19। ठीक है, इससे ये थोड़ा इजी लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 19 इसी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, बट वो थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म में है। अब उसमें क्या मॉडिफाइड है, क्या है, वो हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल 19 पे आते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 65 पे दिया है।
मिला सबको? चलिए रीड करिए, एक जन कोई भी एक बच्चा रीड करो फटाफट, तब तक बाकी लोग उसी क्वेश्चंस को 2 से 3 बार पढ़ लो फटाफट। हमें ये क्वेश्चन बहुत ही फास्ट करना है क्योंकि अभी अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन एक हमने नॉर्मल लेवल पे कंप्लीट किया है। अब ये जो एग्जाम्पल 19 है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट, इसे लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर कहीं से भी आएगा, चाहे बोर्ड से आए, चाहे सीबीएसई से आए, चाहे आरओ से आए, चाहे कहीं से भी आएगा, कभी ना कभी कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर हो सकता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में। चलिए रीड करिए फटाफट क्वेश्चन। ओके, अभी एक बार वापस से देखो, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोग एक बार ध्यान से दीजिए। देखो इसमें क्या है, ये बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ये बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. पहले के क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? पहले के क्वेश्चन में सिर्फ आपको अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम हो उसका एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा था कि भाई अपस्ट्रीम में जा रहा है तो इतना ही टाइम ले रहा है, डाउनस्ट्रीम में जा रहा है तो इतना ही टाइम ले रहा है। यहाँ पे क्या है इस प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में साथ में जाने के बाद उसका टोटल टाइम बता रहे हैं, एक केस है। दूसरे केस में भी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जब जा रहा है बोट तो आपको टोटल टाइम बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सबसे पहले, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या बताया, क्या लिखना है, ज्यादा दिमाग सोचना नहीं है, तुरंत ही आपको जो बताया वही लिखना है कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इज, ठीक है ना, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर। ठीक है, ये आपको कॉमन चीजें लिखनी है। और जैसे वो उस क्वेश्चन में करंट वर्ड यूज किया था, यहाँ पे क्या यूज किया है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम माने पानी का बहाव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ये लिखने के बाद आपको क्या बताया था, जल्दी से बताओ मुझे, क्या लिखोगे? अभी आपको सबसे पहले स्पीड ऑफ द बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम, या हम लिखेंगे स्पीड अपस्ट्रीम या अपस्ट्रीम स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड ड्यूरिंग द अपस्ट्रीम x माइनस वाई, वेरी गुड, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वही चीज अगर आपकी स्पीड ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। गॉट इट? ये फिक्स चीजें हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, हमारा केस 1 को समझेंगे और केस 1 में क्या लिख रहा है उसे आप पढ़ेंगे। ठीक है, केस 1 पे फोकस करें, केस 1 पे फोकस करेंगे। केस 1 देखो बहुत ही इजी है। केस 1 में क्या लिखा था, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो केस 1 में जब बोट 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है और साथ में 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर कर रही है और टोटल टाइम कितना ले रहा है, 10 आवर्स। तो जैसे आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया, टाइम लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ, तो आप मुझे खुद बताओ कि टाइम इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा। टाइम इन अपस्ट्रीम, अब मैं एक एक वर्ड नहीं लिखेंगे, अपन डायरेक्ट इक्वेशन पे आएंगे। टाइम इन अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा मेरे लिए, टाइम इन अपस्ट्रीम
नहीं ऐड तो हो जाएगा बच्चे मेरे, लेकिन टाइम इन अपस्ट्रीम होगा कितना? टाइम इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है उसका? 30 किलोमीटर। और वहां पे उसकी स्पीड कितनी है? एक्स माइनस वाई, वेरी गुड। ये जो टाइम है 30/x-y, ये टाइम मेरे लिए किसका टाइम है? अपस्ट्रीम का टाइम है, ठीक है ना। ये टाइम जब बोट अपस्ट्रीम में ट्रैवल कर रही है उस समय इसने इतना टाइम कवर किया, प्लस अभी प्लस होगा। अब डाउनस्ट्रीम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 44 किलोमीटर कवर किया, 44 किलोमीटर कवर किया। और उस समय उसकी स्पीड क्या थी बोट की? एक्स प्लस वाई, वेल डन वेल डन। एक्स प्लस वाई इक्वल टू, उसने टोटल टाइम कितना लिया अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में? 10 आवर्स लिया, इक्वल टू 10 आवर्स, इक्वल टू 10 आवर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया फॉर्म। अभी आ जाते हैं अपन केस 2 पे। केस 1 समझ में आ गया, केस 2 एकदम जल्दी समझ में आ जाएगा। केस 2 में देखो अपस्ट्रीम में कितना ट्रैवल किया? 40 किलोमीटर, 40। तो 44 नहीं किया है बेटा मेरे, 40 किया है ना। 40 किया है सबने। 40 अपॉन अपस्ट्रीम में कितना किया है सेकंड केस में? 40 किलोमीटर कवर किया है, 40 अपॉन एक्स माइनस वाई सेकंड। और डाउनस्ट्रीम में कितना कवर किया? 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू, हाउ मच टाइम इट टेक्स? 13। ठीक है। तो इतना होने के बाद अब आपको इस इक्वेशन को क्या करना है? ये दोनों केस मैंने लिख लिए, दोनों केस हो गए। अब आपको इसको रिड्यूस कर जाना है, तो फटाफट इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के लिए क्या बताया? 1/x-y को u ले लीजिए, 1/x-y को u ले लीजिए, और साथ में 1/x प्लस वाई को v ले लीजिए। तो अभी मेरी इक्वेशन फटाफट बनाइए, क्या होगी इक्वेशन? 30u प्लस 44v प्लस 44v इक्वल टू हाउ मच? इक्वल टू 10। हाँ, दूसरी इक्वेशन 40u प्लस इक्वल टू 30। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। यहाँ पे क्या है भाई, हमारे कोफिशिएंट्स तो इक्वल मिल नहीं रहे मुझे। 13 है तो 13 कर देते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे बेटा कोफिशिएंट्स ना u का कोफिशिएंट्स इक्वल है ना v के कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो कोफिशिएंट्स बनाना यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही है ना। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हो आप, देखो जैसे अगर ये मैं एज्यूम करता हूँ कि u के कोफिशिएंट्स को मैं इक्वल करना चाहता हूँ, तो अब 30 और 40 का एलसीएम पहले निकाल लो। देखो सोच लो फटाफट, 30 और 40 का एलसीएम क्या आता है? 30 और 40 का एलसीएम माइंड में फास्ट कैलकुलेशन करो तो 30 और 40 का एलसीएम 120 आता है। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है, 40 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आता है। तो दैट इज द एलसीएम ऑफ 30 एंड 40। तो अभी इस इक्वेशन को अगर मैं u को अगर कोफिशिएंट्स इक्वल करना चाहूंगा तो 30 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 4, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूंगा? 3। तो 30 इंटू 4 मेरा क्या हो जाएगा? अभी 30 इंटू 4 मेरा हो जाएगा 120u, हाँ, प्लस 44 इंटू 4 बताओ मेरे को जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप लोग। 1, हाँ एक जन बोलो ठीक है ना, हाँ नहीं तो आवाज इको कर जाती है। 10 इंटू 4 आपका 40 हो जाएगा। अभी 55 इंटू 3 फटाफट ये भी बता दो मुझे। 165 v, ठीक है। अभी यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे फटाफट, साइन चेंज करेंगे। इधर साइन आपकी हो जाएगी बेटा, ये माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। सो 176 माइनस 165 v कितना हो जाएगा बेटा? 6 माइनस 5 11, 11v, यस 11v, ठीक है ना। 11v इज इक्वल टू हाउ मच? 1, ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट पे हम लिख देते हैं 11v इज इक्वल टू 1 हो गया। तो देयरफॉर मुझे v की वैल्यू मिल गई है 1/11। अब इस v की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा फटाफट, कौन से में फर्स्ट इक्वेशन में कर दूं क्या, मेरे पास इक्वेशन कहाँ थी, हाँ 30u प्लस 44v इक्वल टू 10 में। 30u प्लस 44v इक्वल टू कितना था, 10। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 30u प्लस 44 मल्टीप्लाई v इज 1/11 इक्वल टू 10। यहाँ पे ये 11 से कैंसिल हो गया, 4 हो गया, तो ये हो गया 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4। ये 4 को आप साइड में ले लेंगे तो 10 माइनस 4 इज 6 हो जाएगा। 30u इज इक्वल टू 6 लिखोगे एंड देयरफॉर u इज इक्वल टू 6/30 रिड्यूस होके u की वैल्यू 1/5 आएगी। ठीक है, u की वैल्यू 1/5 मिल गई, आपने रिड्यूस कर लिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मुझे u और v में तो इंटरेस्ट होना चाहिए लेकिन कम होना चाहिए, ज़्यादा इंटरेस्ट एक्स वाई में था। तो u को मैंने क्या एज्यूम किया था, जल्दी से बताओ। u को अपन ने देखो स्टार्टिंग में एज्यूम किया था 1/x माइनस वाई। और v को क्या एज्यूम किया था 1/x प्लस वाई। तुम u बताओ मुझे, u कितना है। वन बाय फाइव इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। और v की वैल्यू कितनी है, 1/11 इक्वल टू 1/x प्लस वाई। दोनों हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, तो ये अभी इक्वेशन मेरी हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11। दोनों इक्वेशन को अभी इजीली सॉल्व करना है, इसको और इसको। तो अभी ये मेरे लिए हो जाता है x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। आप यहाँ पे लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई। तो यहाँ पे मेरी इक्वेशन हो जाएगी 2x इक्वल टू 11 प्लस 5 इज 16। तो x की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, 16/2, 8। x इक्वल टू 8। अभी x मिलने के बाद आपको y भी निकालना है, तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो पुट x एज 8 प्लस वाई इक्वल टू 11। सो देयरफॉर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 माइनस 8। तो y इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज हाउ मच, 3। ठीक है, तो अभी x मैंने किसको एज्यूम किया था, जल्दी से बताओ। x मैंने एज्यूम किया था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। हाँ, और y किसको एज्यूम किया था हमने, y एज्यूम किया था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। हाँ, तो अभी लास्ट में हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना। हमें क्या लिखना पड़ेगा कि स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज। तो यहाँ पे जो ये लेट वर्ड लिखा हुआ था इसको हटा के अपन लिख देंगे लास्ट स्टेटमेंट में, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना आया बच्चे मेरे, x की वैल्यू, हाँ, और स्ट्रीम की वैल्यू। बस हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम की प्रैक्टिस करनी है। ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, लगता है हार्ड, लेकिन एक बार प्रॉपरली आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो ये एकदम इजी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम वर्क वाले प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है ना, मैन वुमन कितना वर्क करते हैं, कितने दिन में वर्क करते हैं, दैट वर्क वाले रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। एंड इवन जो ट्रैवल, पार्शली ट्रैवल का जो प्रॉब्लम है, उस तरीके के डिस्टेंस वाले भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।